आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने अपनी ही रचना ज्योति की अनकही जोत की एपिसोड 6 को लेकर। मिस्टर शुक्ला की तरफ हर दिन बढ़ रही थी और आज भी ज्योति की डायरी से उनके हाथ कुछ लगा। ये कुछ फूल थे जो अब पूरी तरह सूख चुके थे, लेकिन ये फूल यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सोचते हुए अचानक शुक्ला जी को याद आ गया कि यह वही फूल थे जिसे सुहाग सेठ से बड़ी बेदर्दी से तोड़कर ज्योति के चेहरे पर तब मारा था उन्होंने। डायरी को सीने में रख जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी पहली रात का मंजर उनके सामने छा गया। ज्योति दुल्हन के अरमान में सेज पर बैठी थी देर रात तक। शुक्ला जी तो तब उसके कमरे में आना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए देर रात तक अपने दोस्तों के साथ गप करते रहे। शुक्ला जी के मन में अपने लिए चल रही दुविधा इस बात से अनजान थी ज्योति, और अपने पति के प्रेम की लालसा को अपनी डायरी में सजो रही थी। और जब शुक्ला जी कमरे में गए तब भी शुक्ला जी के इंतजार में कुछ लिख रही थी। अपने पति को आते देख उसने शर्मा कर डायरी को किनारे पर रख दिया और घूंघट देकर अपने को छुपाने लगी, इस आस में कि वो उनके करीब आएंगे और उनके पास आकर उनके प्रेम स्पर्श की प्रतीक्षा करने लगी। अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए शुक्ला जी बड़े बेरुखी से, तुम मेरी नहीं मेरे माँ बाबूजी की पसंद हो और ना ही मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है। तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना मेरी मजबूरी है, वरना तुम जैसी लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में जगह भी नहीं देता। फिर सजाई हुई सेज से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने बड़ी बेरुखी से ज्योति के चेहरे पर फेंक मारा था। सारी रात ज्योति की सिसकियाँ शुक्ला जी के कानों में आ रहे थे। इस शादी के जोड़ों में ज्योति के कितने ख्वाबों ने उस रात दम तोड़ दिया था। उसके जो भी अरमान थे सब घूंघट के पीछे दफन होकर रह गए थे। उसके मन में जो प्रेम था अपने पति के लिए, उसे बताने से पहले ही वो प्रेम झुलसने लगा था अपने पति के तिरस्कारों से। शुक्ला जी अपने ही कमरे में ज्योति की डायरी के साथ खो चुके थे। समय समय पर आरती उन्हें चाय, कॉफ़ी और खाना कमरे में ही देकर जाती थी। जब भी आती उन्हें डायरी के साथ जुड़ी हुई ही पाती। ना आरती कुछ पूछने की हिम्मत रखती और ना ही शुक्ला जी कुछ कहते। एक डायरी हाथों में लेकर उसे खोलने लगे, जहाँ लिखा था, आज बहुत दिनों के बाद मैं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे मुन्ने को आए इस दुनिया में अभी 1 महीने ही हुए हैं। उसने मुझे मातृत्व का सुख दिया है, वो मेरा अंश है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे एक औरत बनाया। वो औरत जिसे अपने गर्भ से एक इंसान को जगत में कदम रखने के लिए चुना गया है। ये शक्ति तो बस एक औरत के पास ही होती है, क्योंकि हर दर्द को सहना एक औरत ही जानती है। उसके मनोबल को देखकर ही शायद एक औरत को माँ बनने का गौरव प्राप्त होता है। ने एक शिशु को अपने देह में रखना यह कोई आम बात नहीं होती है। अपने साथ साथ किसी और को भी जीवन देना पड़ता है, और आज मैं उस माँ होने का सुख भोग कर रही हूँ। लेकिन एक बात और है जिससे मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, और वो है मेरे मुन्ने का रंग। नयन नक्श मेरी जैसी नहीं, बिल्कुल अपने पापा की तरह गोरा चिट्टा है। उसे मेरी तरह कहीं भी उपहास का केंद्र बिंदु नहीं बनना पड़ेगा। बस यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि भले ही सूरत उनसे मिले, लेकिन सीरत एक अच्छे इंसान के रूप में हो। पढ़ते ही शुक्ला जी ने डायरी बंद कर दिया। इससे आगे पढ़ने की हिम्मत उसमें और नहीं थी। आज उसे ज्योति के दर्द का अनुभव महसूस हो रहा था। उसने अपने भीतर इतना दर्द समाया था, इसके बावजूद जब भी वो मिस्टर शुक्ला के पास आती चेहरे में मुस्कान लिए ही आती, और वो मुस्कान भी शुक्ला जी को हजम नहीं होता और कुछ ऐसा बोल देते कि वो चुप होकर कमरे से निकल जाती। जी को आज भी समझ नहीं आ रहा है कि ज्योति ने ऐसा क्या किया था कि उसे कभी ज्योति पसंद ही नहीं आई। बस यही कि वो शुक्ला जी की तरह गोरी नहीं थी, एक ऊंची ओहदा में कार्यरत नहीं थी। ये भी ठीक था कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ शुक्ला जी स्मार्ट थे तो उन्हें स्मार्ट लड़कियों में दिलचस्पी थी। पार्टी में लड़कियों के साथ उठना बैठना उन्हें पसंद था। ठीक इसके विपरीत ज्योति एक साधारण नैन नक्श वाली घरेलू लड़की थी। रंग भी उसका उतरा हुआ था, लेकिन उसकी शालीनता शुक्ला के माँ बाबूजी को बहुत पसंद आए थे। उन्हें एक जिम्मेदारी बहू चाहिए था जो घर की बागडोर को संभाल सके, न कि घर तोड़ने वाली लड़की। उन्हें पता था कि अगर कहीं शुक्ला कोई अपनी पसंद की लड़की ले आता तो उसके छोटे भाई बहन का क्या होता। वो भी माँ थी और अपने बेटे के पसंद से वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने ज्योति को चुना
अपने घर के लिए, जो शुक्ला जी को कतई पसंद नहीं थी। बहुत नानुकुर करने के बाद वो मान ही गए और ज्योति से उनका ब्याह हो गया। इसी ब्याह के बाद भी उनका बाहरी मेलजोल चलता ही रहा। एक तरफ से उसे सुकून भी था ज्योति के भोलेपन से, इसीलिए उन्होंने ज्योति को उतना प्यार और हक भी नहीं दिया कि ज्योति कभी कुछ उनसे सवाल कर पाती। शुक्ला जी ने डायरी पास के टेबल पर रख दिया और खुद बालकनी में चले गए ज्योति के लगाए पौधों को पानी देने के लिए। वो पौधे जिसकी देखभाल ज्योति किया करती थी और ज्योति के जाने के बाद अब ये काम शुक्ला जी कर रहे हैं। उसमें अब वो ज्योति को सींचने की कोशिश करते हैं। रोज़ सवेरे उठकर छत पर पंछियों को दाना देने भी जाते हैं। पंछियाँ आते तो थे दाना चुगने के लिए, लेकिन रह रह कर अपने सिर को ऊंचा करके ऐसे देखते शुक्ला जी को कि शायद उनसे पूछना चाहती हो कि ज्योति कहाँ है, क्योंकि जिस प्यार से ज्योति उन्हें दाना देती थी उस प्यार को शायद शुक्ला जी भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। और प्यार स्नेह की भाषा तो ये बेजुबान पंछी मनुष्य से ज़्यादा समझते हैं। दाना देते वक्त भी रह रहकर डायरी में लिखी ज्योति की महक उसके दर्द को महसूस करने लगे थे मिस्टर शुक्ला। अब शरीर कहीं और रहता, लेकिन दिल दिमाग में बस ज्योति की लिखी बातें ही हिचकोले खाते थे। खुद ब खुद ज्योति को और करीब से जानना चाहते थे, इसलिए बार बार डायरी के पन्नों को पलटते रहते। रात को डिनर के बाद भी वो आराम की कुर्सी में डायरी को लेकर बैठ गए। दूसरी डायरी उठाया तो देखा उसमें सिर्फ कविता पड़ी थी। तो क्या ज्योति को लिखने का भी शौक था? फिर एक प्रश्न शुक्ला जी के मन में, और उन्हीं प्रश्नों के साथ वो कविता पढ़ने लगे जो ज्योति ने लिखा था। शायद यही मंजूर था, गहराइयों में जाकर डूबना जरूरी था। हाथों की लकीरों पर जो एतबार था उसका टूटना भी जरूरी था। मेरी उफ, तेरी अगर तकलीफ बने तो ओ दामन छोड़ना भी जरूरी था। शिकायतों की दौड़ तो चलती रहती है, अधूरी हरकतों के साथ जीना भी जरूरी था। उफ, तेरी तकलीफ बने तो ये दामन छोड़ना भी जरूरी था। डायरी पर लिखी इस वाक्य को मिस्टर शुक्ला जी बार बार अपना हाथ फेरते हुए पढ़ने लगे और आंखें बंद कर सोचने लगे, क्या ज्योति मेरा साथ छोड़ना चाहती थी? ज्योति की डायरी पर शुक्ला जी अब ये जान पाए हैं कि ज्योति को अपनी कलम से बेहद प्यार था। अपने दिल की हर बात को वो अपनी डायरी से ही शेयर करती थी और उसकी कविता को पढ़कर फिर कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे मिस्टर शुक्ला जी। मेरी उफ, तेरी तकलीफ बने तो ये दामन छोड़ना भी जरूरी था। इस वाक्य को मिस्टर शुक्ला जी बार बार पढ़ने लगे और डायरी को सीने से लगाए अपनी आंखें बंद कर यह सोचने लगे कि क्या ज्योति मेरा साथ छोड़ना चाहती थी। कितने विचार रह रहकर उनके मन मस्तिष्क में घूमने लगे। सही भी है कि कभी न कभी उसका भी तो जी चाहता होगा। मेरा बर्ताव उसे कितना दुख देता था, उसका अनुमान मिस्टर शुक्ला जी आज लगा पा रहे थे। कभी न कभी ये शादी उसे भी तो बोझ लगी होगी। जब जब मेरी मर्जी हुई तब तब मैंने उनके साथ संबंध बनाए। एक बार भी उसकी मर्जी है कि नहीं कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थी। ज्योति से प्यार तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसके शरीर के साथ तो कई बार खेल चुका हूँ, लेकिन कभी उसके मन को नहीं समझ पाया। उसके मन में भी तो कई बार ख्याल आया होगा मुझे छोड़ जाने का, तो कभी मुझसे कहा क्यों नहीं। और अगर कभी ज्योति की तरह सोचते हुए खुद से ही बातें करने लगे कि क्या अगर ज्योति मुझसे कुछ पूछती या बताती तब भी क्या मैं उसे ये समझा पाता। अगर वो मुझसे बात भी करती या कहती कि वो इस बंधन में अब नहीं रहना चाहती है, तब क्या मेरे अहम उसे स्वीकार कर पाते? नहीं नहीं, नहीं कर पाता मैं ये बात स्वीकार। हाँ, मैं उसे जताता नहीं था, लेकिन इतना तो तब मैं भी समझ गया था कि मेरे घर को संवारने वाली ज्योति ही है। ये बात अलग है कि मैं कभी उसे जता नहीं पाया, क्योंकि तब मुझे खुद पर अहम जो सवार था, और वो मेरी पत्नी होकर मुझे छोड़ने की बात करे, मेरा गुरूर ये कहाँ होने देता। उसे तो तब मैं समझ भी नहीं पाता, क्योंकि मेरी आंखों में तब बाहर की गर्मजोशी का चश्मा जो चढ़ा हुआ था, जिसे उतार पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। शायद ये बात ज्योति समझ चुकी थी। ज्योति की डायरी पढ़कर अब मिस्टर शुक्ला खुद से भी रूबरू हो रहे थे। एक समय जिस काम को करने में अपनी शान समझते थे, आज उसी से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने ही प्रश्नों को सोच उसमें खुद ही जवाब खोजने का प्रयत्न करते मन को उदास कर वो अब आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़े। कर दिया तुमने आज भी मेरे सवाल, कैसे कह दूँ उनसे, शब्दों के जख्मों से शर्मसार हूँ। अब तो गुपचुप रहने में ही अपना एक मज़ा है।
हर कविता जिंदगी की करवाहट की हकीकत बयां कर रही थी। इतना दर्द वो कैसे छुपा पाती थी सबसे। ज्योति ने अपने भीतर कितना कुछ समेट कर रखा था। किसी को भी इसकी भनक कभी नहीं पड़ी। किसी की तो दूर की बात, कभी इसकी भनक खुद शुक्ला जी को भी नहीं हुई। एक कमरे, एक बिस्तर पे इतने वर्षों काटने के बाद भी वो ज्योति को कैसे पहचान नहीं पाए। भले एक उम्र गुजर गई उसके साथ, लेकिन कभी उन पलों में उसके साथ जिया ही नहीं उन्होंने। शांत प्रवृत्ति की ज्योति के भीतर एक आग जल रही थी, और ये आग शायद वो अपनी कविता और कहानी के माध्यम से बुझाने की कोशिश करती थी। हर एक पल, हर एक एहसास को वो अपने कलम के जरिए इस डायरी में लिखकर शेयर करती थी। तभी शुक्ला जी की नज़र एक और पंक्ति की तरफ गई। ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी स्टोरी कोई स्त्री सुन रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी ज्योति से लगाव तो हो गया होगा। आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे और आपके भीतर भी कहीं ना कहीं ये ज्योति बसती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।